started with the fruiting bodies, है ना? हमने fruiting bodies को cover किया था. We have started with the sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर मैंने आपको बताया था कि different type of हम कौन से different spores देखते हैं जो कि sexual spores हैं. उसके अंदर कौन कौन से spores थे? नाम बताओ. एक नहीं ज्वाइन कर रखा. नेम्स पता है सेक्सुअल स्पोर्स के? यस मैम. सेक्सुअल स्पोर्स के क्या नेम होंगे? सिक्स oospore, zygospore, ascospore, basidiospore. हाँ, गुड. सो दीज वर द 4 सेक्सुअल स्पोर्स जो हमने पढ़े थे. और इसके अंदर फिर मैंने आपको बताया था कि वी हैव स्टार्टेड विद फ्रूटिंग बॉडीज. तो दो तरह की फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं. एक असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है और सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है. असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में हमने 4 तरह की फ्रूटिंग बॉडी देखी थी. जैसे क्या था? पिक्नीडियम, एसर्व्यूलाई, सिनमेना एंड स्पोरोडोशियम. तो ये 4 तरह की हमने असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी देखी. उसके बाद यस वी मैम. हैव कम ऑन सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी. सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में बेसिकली हम सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअल स्पोर जो है, सेक्सुअल स्पोर, ऊस्पोर हो गया, जाइगोस्पोर हो गया, वो फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाता. एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स जो है वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं. तो वो जो फ्रूटिंग बॉडी है वो हम किसके अंदर ऐड करते हैं, वो हम सारे देखते हैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में. वो हम इस लेक्चर में आज कवर करने वाले हैं कि कैसे एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स जो कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं और वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, तो वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. और प्लस एडिशनल हमने 2 फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के नाम से हमने किस में देखा था? जो रस्ट साइकिल है. रस्ट के अंदर मैंने बताया था 5 तरह के अलग अलग स्पोर्स बनते हैं. उसमें जो फर्स्ट और सेकंड स्पोर है, एशियम जो बनाता है, एशियम एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है और एक पिक्नियम फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है. So in today's lecture we are going to start with the third जो sexual spore है, that is एस्कोस्पोर. सो एस्कोस्पोर जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि वो कौन सी क्लास बनाएगी? एस्कोमाइसिटीज, राइट? एस्कोमाइसिटीज के अंदर एस्कोस्पोर्स मिलेगा और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसको हम क्या कहेंगे? एस्कोकार्प. कार्प वर्ड मैंने बताया था कि दैट इज यूज्ड फॉर फ्रूटिंग बॉडी. सो इसमें क्या होता है? एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स है यूजुअली क्या है हमें पता है. 3 स्टेप जो है हम हमेशा देखते हैं: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और लास्ट में म्यूस. मियोसिस. सो दीज 3 स्टेप्स हम देखते हैं कि कोई भी स्पोर का फॉर्मेशन है तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करता है. वैसे हम एस्कोस्पोर में देख रहे हैं तो एस्कोस्पोर में क्या होता है? वही फ्यूज जैसे फॉर्मेशन है. प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी, डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या होगा? न्यूक्लियस का फ्यूजन होना शुरू होगा. जैसे न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ उसके जस्ट बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस होना शुरू हो जाएगा. न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना और एंड लास्टली क्या हो जाएगा? मियोसिस. अब मियोसिस से क्या होता है? आगे जाके 4 जो है 4 नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है. तो ये हमें बेसिक स्टेप पता है जो कि स्पोर बनने के लिए होता है. जब हम एस्कोस्पोर में बात करें तो ये ही जो 4 जो मियोसिस होने के बाद जो 4 एन जो एन हेप्लॉइडी के 4 स्पोर्स बन गए, दोज 4 स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स ओनली. सेम ऐसा ही बेसिडियोस्पोर्स में भी होता है. लेकिन एस्कोस्पोर्स में एक क्या डिफरेंस है कि एस्कोस्पोर्स आफ्टर फॉर्मिंग, यूजुअली जब मियोसिस होता है तो 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बने, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? देयर इज माइटोसिस. सो माइटोसिस इसके अंदर एक एडिशनल हो जाता है जिसके कारण आगे जाके 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं. ईच ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस ड्यू टू माइटोसिस गिव राइज टू एडिशनल 2. So ultimately we have 8 एस्कोस्पोर्स. सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो आइडियल कंडीशन है उसमें एस्कोस्पोर्स मोस्टली जो आपको फंगस है उसमें कितने एस्कोस्पोर्स देखने को मिलते हैं? तो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 8 एस्कोस्पोर्स. प्लस ये कैसे बना है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस और उसके बाद एक एडिशनल
साइकिल ऑफ माइटोसिस। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो ये हम एक बार स्ट्रक्चर में आपको बता देती हूँ कि कैसे ये एस्कोस्पोर्स और ये सब बनते हैं। सो सी देखो यहाँ पे ये जूम इन करती हूँ मैं इस डायग्राम को। ये जो है वो एस्कोजीनस हाइफी है। हाइफी मतलब कोई भी फ्रूटिंग बॉडी है ना, जो भी एक फ्रूटिंग बॉडी है, मान लो दिस इज फ्रूटिंग बॉडी एंड दिस इज अनदर फ्रूटिंग बॉडी। अब ये कंप्लीट जो है, एक जो होगा वो मेल होगा राइट, और एक होगा, जब भी हम फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों अपोजिट कंपैटिबिलिटी के होंगे। एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों में जो अपोजिट कंपैटिबिलिटी है तब ही पॉसिबल है कि प्लाज्मोगेमी होगी। जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई तो यहाँ आपने देखा ये फेज कब दिख रहा है, आफ्टर द प्लाज्मोगेमी राइट। प्लाज्मोगेमी होने के बाद ये हाइफी आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या है, एक जो है इन दोनों के अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज बन चुकी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट कंपैटिबिलिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। उनके ये दोनों अलग अलग कलर से हैं क्योंकि एक पॉजिटिव से आया और एक नेगेटिव से आया। अब ये हमारे पास डाइकैरियोटिक स्टेज तक आ चुकी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होते थे, क्लैम कनेक्शन होते थे। क्लैम कनेक्शन का क्या रोल था, जो डाइकैरियोटिक स्टेज है उसको वो मेंटेन करता था। सिंपल, जैसे उसमें भी हमने क्या देखा था, ऐसे एक क्लैम सा बन रहा था और जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा था और एक न्यूक्लियस यहाँ पे ही रह रहा था। ऊपर वाले न्यूक्लियस ने क्या किया था, ऑब्लिक डिवीजन किया था और नीचे वाले न्यूक्लियस ने अलोंग द सरफेस डिवीजन किया। तो इस तरह से डाइकैरियोटिक स्टेज जो है वो मेंटेन रहती है। सेम वही कंडीशन एस्कोमाइसिटीज में भी है, बट यहाँ पे वी आर फॉर्मिंग अ क्रोजोर या फिर हुक वर्ड। ठीक है, क्रोजोर या फिर हुक टर्म जो है वो हम इसमें यूज करते हैं, जिसके अंदर सेम वही देखो, ये जो है एक न्यूक्लियस जो यहाँ पे ही रह गया और एक न्यूक्लियस क्रोजोर में चला गया। इस हुक लाइक में यहाँ पे इसने क्या किया, डिविजन ऑफ द न्यूक्लियस राइट। यहाँ पे डिविजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ, बाद में क्या बनना था, सेप्टा का फॉर्मेशन। जैसे ही सेप्टा बन गए तो यहाँ पे ये देखो, ये आगे किसने कन्वर्ट कर दिया, अब दो ऐसे सेल बन गए जिसके अंदर अब डाइकैरियोटिक स्टेज जो है वो मेंटेन हो गई है राइट। सो ये है मेंटेनेंस ऑफ डाइकैरियोटिक स्टेज। अब जैसे हमें पता है डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इज व्हाट, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों का क्या हो जाएगा, फिर फ्यूजन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इन दोनों ने फ्यूज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, ये देखो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस के अंदर आपको दोनों के जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है राइट। सो दिस इज आफ्टर द जेनेटिक फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो कंडीशन है इसके अंदर होना शुरू होगा मियोसिस। मियोसिस कैसे होगा, आफ्टर द देन इट विल लेड टू फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये किसके अंदर मियोसिस हो रहा है, एस्कस मदर सेल। हमें पता है हमेशा जो मियोसिस है वो किसमें होता है, एमएमसी, जैसे मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हम प्लांट्स में देखते हैं, वैसे ही एस्कोमाइसिटीज में क्या टर्म आती है, एस्कस मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड नेचर की है, उसके अंदर मियोसिस होता है। तो मियोसिस हुआ और उससे फिर 8 एस्कोस्पोर्स फाइनल कैसे बन गए, आफ्टर 1 cycle of meiosis and 1 cycle of mitosis. So this is how ये जो फाइनल हमें, जब आप फ्रूटिंग बॉडी देखोगे एस्कस की, सपोज दिस इज एस्कोकार्प, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेंगे, ऐसे एस्कस दिखेंगे और इन एस्कस के अंदर आपको ऐसे ऐसे 8 जो है वो मोस्टली 8 ऐसे स्पोर्स दिख जाएंगे। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको पूरी फ्रूटिंग बॉडी में देखने को मिल रहा है वो कैसे बना है, वो इस प्रोसेस के थ्रू बना है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखना है, तो क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्पोर्स कितने हैं, फिर माइटोसिस मियोसिस कैसे हुआ, और एक हुक और क्रोजियर जो है वो इसके अंदर टर्म ध्यान रखना, दैट इज इन यूज्ड इन एस्कोमाइसिटीज। ओके, हेलो जी मैम। हाँ जी। मैम वो जो आपने अभी वो फिगर वाला थोड़ा लाइए ना स्लाइड। मैम यहाँ आपने बताया जो फर्स्ट फिगर दिख रहा है वो प्लाज्मोगैमी का स्टेज है, तो उससे पहले कैसा होगा? उसके पहले जैसे मैं आपको इस डायग्राम में दिखाती हूँ।
ये देखो, ये क्या है, ये दो मेल और फीमेल अलग अलग जो एस्कस हैं, ये एक पार्ट हो गया, और ये एंथ्रेडियम जो कि मेल पार्ट है। ये मेल और फीमेल दोनों फंगस आपको अलग अलग दिख रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी होने से ये वाला जो हाइफी का सेल है और ये वाला हाइफी का सेल है, इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म जो है वो मर्ज होके एक ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये देखो अब जो सेल है वो सारे सेल कैसे बनने लग गए, इस तरह से डायकैरियोटिक सेल दिखने लग गए। तो ये वाला अभी भी क्या है, फीमेल पार्ट, ये वाला अभी भी देखो मेल पार्ट ही है। बट जिन जिन सेल के अंदर प्लाज्मोगेमी हो गई, उन इन सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस क्या हो चुके हैं, एक ही सेल के अंदर आ गए और उसमें डायकैरियोटिक स्टेज बन गई है। ओके ओके मैम। ओके सो ये जो मैंने आपको बताया इसको एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है, जब हमने समझ तो लिया राइट, बट जब हम एग्जाम देखते हैं तो एग्जाम में क्या आएगा, आपको ऐसे ही लैंग्वेजेस आएंगे, ऐसे ही लाइंस, करेक्ट स्टेटमेंट और इन सब में। तो हमेशा इन स्टेटमेंट्स को हमेशा ध्यान से समझो, लेकिन हमेशा इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पैटर्न बदल गया है इसलिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में भी स्टेप्स में ही आ जाए, है ना। क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि इन स्टेप्स का सिंपल नाम दे दें और इनको बोले कि अरेंज करो कि किस फॉर्मेशन में क्या बनेगा। तो हमारे पास फर्स्ट जो है दैट इज फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल हाइफी। तो वही मैं आपको समझाती हूँ कि एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, वही जो मैंने बताया, मेल और फीमेल गैमीट प्लस माइनस का फ्यूजन होगा और उससे अल्टीमेटली क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक एस्कोगिनियम। So this is the first step of formation of ascospores, that is fusion of compatible hyphae. Second step is डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजीनस हाइफी। यही जो हम अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे, डायकैरियोटिक जो एस्कोगिनियम है, उससे क्या हुआ, फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बना जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये तो दोनों अलग अलग हाइफी हैं, बट जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला सिर्फ, जिसके अंदर आपको दो सेल, ये कौन, दो न्यूक्लियस पर सेल दिख रहे हैं, दैट इज डाइकैरियोटिक डाइकैरियोटिक, दिस इज द एस्कोजीनस हाइफी, जिसके अंदर आपको क्या दिखती है, डाइकैरियोटिक कंडीशन दिखती है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दिस स्टेप इज सिंपल। देखो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, वाई, बिकॉज हम जो है आगे हम क्या देख रहे हैं, एस्काई के फॉर्मेशन से जस्ट पहले एस्काई वर्ड जो आ जाता है उसका मतलब क्या है कि अब जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। ठीक है, एस्काई टर्म क्या है, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये पूरा जो है वो एस्काई है। तो एस्काई कब बनना शुरू होगा, when there is starting of the division of the nucleus, right। न्यूक्लियस की जो डिवीजन है आफ्टर कैरियोगेमी, मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू जब डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि अब जो स्टेज है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एस्काई होना शुरू हो गया। ओके, एंड देन लास्ट में क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर्स। सिंपल। सो फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल हाइफी, देन डेवलपमेंट ऑफ एस्कोजीनस हाइफी का मतलब कि डाइकैरियोटिक स्टेज बननी शुरू हो गई है। नेक्स्ट थर्ड में क्या आ जाएगा, सिंपल, जो हमारा कैरियोगेमी होनी शुरू हो गई है। फोर्थ में क्या आ जाएगा, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एस्काई शुरू हो गया है। जैसे एस्काई का फॉर्मेशन शुरू हो गया, इसका मतलब डिवीजन शुरू हो चुके हैं, मियोसिस और माइटोसिस। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर्स। So this is how, this is another same structure, but just for clarity, ये देखो एंथ्रेडियम मेल एंड फीमेल है, फिर यहाँ पे ये एस्कोजीनस हाइफी जो मैं आपको कह रही थी, जिसके अंदर डाइकैरियोटिक सेल की स्टेज है। ये पैराफाइसिस क्या है, पैराफाइसिस होते हैं जो स्टेराइल स्ट्रक्चर होते हैं, दिखते लगभग सेम इसी एस्कोजीनस हाइफी की तरह ही होते हैं, बट इसके अंदर कोई भी स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते।
उसके बाद वही जो क्रोजियोर मैं आपको बता रही थी, कैसे क्रोजियोर का जो हुक शेप लाइक स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हो जाएगा, और डाइकैरियोटिक सेल जो है उसका मेंटेनेंस होना शुरू हो गया। एक सिंगल डाइकैरियोटिक सेल थी, अब यहाँ पे आपको अलग अलग डाइकैरियोटिक सेल देखने को मिल रही है, राइट। जैसे डाइकैरियोटिक सेल मिली, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैरियोगेमी, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो न्यूक्लियस जो है नाउ दे हैव फ्यूज्ड। जैसे फ्यूज हुए दे अंडरगो मियोसिस एंड फाइनली दे अंडरगो माइटोसिस। और ये पूरा जो है, ये स्ट्रक्चर इज द सिंगल एस्काई दैट विल बी प्रेजेंट इन द फ्रूटिंग बॉडी। ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, सो वापस डिस्कस करने की इसमें क्या है, डायग्राम में अलग क्यों दे रखा है, ये पूरा ही एस्कोमाइसिटीज का लाइफ साइकिल है। ओके, ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये जो अपर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इट इज व्हाट, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया था कि एस्कोमाइसिटीज क्या है, एक ऐसा क्लास है जिसके में आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें क्या कौन से स्पोर्स देखने को मिलेंगे एस्कोमाइसिटीज में, कोनिडिया। तो ये यहाँ पर ये जो है, अगर सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आपको कोनिडिया, जो कि मैंने बताया था एक्सोजीनस बनते हैं, तो टिप के ऊपर ऐसे कोनिडियोफोर के ऊपर ये कोनिडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स हम किस में देखने को मिलते हैं, बेसिडियोमाइसिस। हाँ जी मैम वो जो सेक्सुअल हो रहा है उसमें कोनिडियोफोर मिलेगा और एसेक्सुअल में एस्कोस्पोर। नहीं नहीं, उल्टा आप नहीं, समझ। सेक्सुअल में एस्कोस्पोर्स ना। हाँ देखो, ये जो नाम है एस्कोमाइसिटीज का, मैंने पहले बताया था, जो नाम है वो उन्हीं स्पोर से जो सेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर असेक्सुअल स्पोर हैं, और एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ये सारे सेक्सुअल स्पोर है। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखो कि नाम जो है, जैसे एस्कोमाइसिटीज नाम है, तो इसका मतलब एस्कोस्पोर क्या है, एक सेक्सुअल स्पोर है। ये जो भी क्लासेस के नेम है वो उनके सेक्सुअल स्पोर के बेसिस पर है। सो ये अब हम देखते हैं बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स जो है वो कैसे बनते हैं, सिंपल, वही प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं तो आइडियली जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो क्या है, 4 इन नंबर, राइट। जो एडिशनल साइकिल ऑफ माइटोसिस हम एस्कोस्पोर्स में देख रहे थे, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये कैसे बनते हैं, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियम। ओके, ये जो है ऐसे बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम है। इस बेसिडियम के ऊपर यहाँ पर एक अटैचमेंट प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिगमेटा। ये टर्म याद रखना कि जो स्पोर है वो अटैच होते हैं बेसिडियम से, ये जो है वो है स्पोर। तो एक बेसिडियम पे हमने ये मान लिया कि 4 बेसिडियो स्पोर्स प्रेजेंट, ऐसे करके 3 और ये 4। सो दिस स्ट्रक्चर जो कि बेसिडियम को कनेक्ट करता है विद द स्पोर इज कॉल्ड एज स्टेरिगमेटा। और ये स्टेरिगमेटा के जस्ट नीचे एक टिप सी प्रेजेंट होती है, उसको हम कह देते हैं हाइलम। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म। एक चीज ध्यान रखो, जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, दो दैट आई हैव टोल्ड यू आर फॉर्म्ड व्हाट, एक्सोजीनस या एंडोजीनस, बताओ। स्पोरेंजियोस्पोर एक्सोजीनस थे या एंडोजीनस थे, इंडोजिनस। और कोनिडिया एक्सोजिनस। राइट। और यहाँ पर क्या है, जो एस्कोस्पोर आपने देखा, एस्कोस्पोर किस में बन रहे थे, एस्काई के अंदर बन रहे थे। तो एस्कोस्पोर कौन से हो गए, एंडोजीनस। और बेसिडियोस्पोर्स, देखो बेसिडियोस्पोर्स जो है मैं आपको बाहर ऐसे टिप पर बना रही हूँ, ना कि किसी कवरिंग के अंदर बना रही हूँ। तो बेसिडियोस्पोर्स आर और व्हाट, एक्सोजीनस। तो ये चीज ध्यान रखना, एस्कोस्पोर्स आर एंडोजीनस, बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनस, Conidia are exogenous and sporangiospours are endogenous. Okay. सो ये हमने देखा, इसके अंदर ये मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। हाँ, ये दिस डायग्राम से आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये बेसिडिया जो है पूरा बन रहा है, ये क्लैम्प कनेक्शन हमने देखे थे ऑलरेडी, बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज बेसिडियम। ये बेसिडियम से यहाँ पे क्या है,
बेसिडियोस्पोर, ये जो 4 स्पोर आपको दिख रहे हैं आफ्टर मियोसिस, ये 4 स्पोर टिप पर बन जाएंगे और जो इनको कनेक्ट कर रहा है दैट इज स्टेरिगमेटा। और ये क्या है, ये इनका जो रियल जो हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये वो। ओके, सो दिस इज, दोनों देखो बिल्कुल अलग है, एस्कोस्पोर्स बिल्कुल अलग तरीके से बन रहे हैं और बेसिडियोस्पोर्स बिल्कुल अलग तरीके से। सो लेट्स मैम स्टार्ट विद द, हाँ मैम जी। मैम क्लैम्प कनेक्शन का काम क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए ना। क्लैम्प कनेक्शन जो होता है, जैसे हमने देखा था कि जो डाइकैरियोटिक स्टेज है, अब एक सेल है तो उसके अंदर हमें पता है कि ये यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज है, 2 उसके अंदर न्यूक्लियस है, एक और एक। अब आगे उसको क्या बनाना है, बिफोर फ्यूजन वो अपने अपने जो सेल है उसको वो और सेल्स को भी डाइकैरियोटिक बनाना है, क्योंकि क्या होगा लास्ट में हमारा अल्टीमेट एम क्या है, जब तक डाइकैरियोटिक नहीं आएगा तब तक मियोसिस नहीं होगा, जो कैरियोगेमी नहीं होगी मियोसिस नहीं होगी। तो क्लैम्प कनेक्शन क्यों जरूरी है, इसी डाइकैरियोट एक सेल जो डाइकैरियोटिक बनी उससे हमें और मल्टीपल सेल्स फिर आगे डाइकैरियोटिक फेज को मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्लैम्प कनेक्शन बनता है। वो क्लैम्प कनेक्शन क्या करता है, यहाँ पर ऐसे एक बल्ब शेप लाइक ऐसे क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण फिर उसमें क्या होगा, जो स्पोर है, जो सॉरी जो न्यूक्लियस है, वो एक न्यूक्लियस उस क्लैम्प कनेक्शन में चला जाता है और एक न्यूक्लियस इसी में रहता है। फिर दोनों न्यूक्लियस का क्या होता है, अलग अलग जगह डिवीजन होता है। जैसे इन दोनों का अलग अलग जगह डिवीजन होता है, जो ये वाला न्यूक्लियस है, या मेरे लेक्चर देखना उसमें ये वाला न्यूक्लियस वापस इसके साथ आ जाता है और फिर यहाँ पे क्या सेप्टा बन जाता है। तो दिस इज हाउ एक जो डाइकैरियोटिक सेल है उसका कंटिन्यूइंग मेंटेनिंग दैट फेज इज थ्रू क्लैम्प कनेक्शन इन बेसिडियोमाइसीटीज। ओके मैम, थैंक यू। ओके, फिर अब हम देखते हैं, विल लेट स्टार्ट विद द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, जैसे हमने आपको बताया था कि जो फ्रूटिंग सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज हम देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। एस्कोकार्प में जो फ्रूटिंग बॉडीज है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एस्कोकार्प की फ्रूटिंग बॉडी से आता है। ओके, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प में 4 तरह की फ्रूटिंग बॉडी आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, कुछ बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सिंपल, विच ऑफ दिस इज अ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। तो आपको ये ध्यान रखना है ये कौन कौन सी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, और जो 4 हमने असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पढ़ी थी, पिक्नीडियम, स्पोरोडिशियम, सिनमेना, एसरबुलाई, वो असेक्सुअल है। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चन बनता है तो इसके करेक्टर्स पे क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एसरबुलाई है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या पिक्नीडियम है तो उसका स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप है, स्पोरोडोशियम में क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। सो ये 3 तरह के ही क्वेश्चन इन फ्रूटिंग बॉडीज पर बनते हैं। इसमें फर्स्ट जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज क्लिस्टोथीशियम। क्लिस्टोथीशियम में हमें क्या ध्यान रखना है कि इट इज, देखो 3C ध्यान रखना, कंप्लीटली क्लोज्ड एस्कोकार्प, ठीक है। 3C मतलब जो क्लिस्टोथीशियम है, क्लिस्टोथीशियम इज कंप्लीटली क्लोज्ड। बस इतना सा ध्यान रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, ये कोई भी ऑस्टियोल प्रेजेंट नहीं होता। ऑस्टियोल क्या है, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, पिक्नीडियम जब मैं आपको बता रही थी, जो फ्लास्क शेप था तो उसकी ओपनिंग को हम क्या बोल रहे थे, ऑस्टियोल, है ना। बट ये क्लिस्टोथीशियम है, क्योंकि ये कंप्लीटली क्लोज्ड है तो इसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं है। फिर इसका कलर डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो वॉल होती है, वॉल ऑफ क्लिस्टोथीशियम इज मेड ऑफ व्हाट, जिस टिश्यू से बनी होती है उसको हम टेरिडियम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये देखो, ये आपको पूरा क्लिस्टोथीशियम दिख रहा है। क्लिस्टोथीशियम के यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनके अपेंडेजेस। अब एक क्लासिफिकेशन है जिसमें ये अपेंडेजेस क्या है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। अलग अलग फंगस में अलग अलग शेप के दिखते हैं। क्लिस्टोथीशियम मोस्टली हमें किस में देखने को मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यू में। ओके, सो पाउडरी मिल्ड्यू में हमें पता है अलग अलग जीनस है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है लगभग, कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप का अपेंडेजेस किसके अंदर देखने को मिलता है। ओके, सो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक चीज ध्यान रखो, देखो ये जितने भी सारे, इन सब के अंदर जैसे स्फेरोथीका, मैं हाईलाइट करती हूँ। ओके, सो
स्फेरोथिका, पोडोस्फेरा सेकंड, एरिसिफी, माइकोस्फेरा, यूनिक्विला, लेवियोला एंड फाइलेंशिया। इन सब के अंदर क्लिस्टोथीशियम देखने को मिलता है। ओके, पहला पॉइंट, इन सब के अंदर अलग अलग अपेंडेजेस बनते हैं। तो वो ही हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे बहुत बार पूछा हुआ है कि एरिसिफी का अपेंडेजेस कौन सा है, या फिर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर अपेंडेजेस है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपेंडेजेस। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि एक क्लिस्टोथीशियम में किसके अंदर एक एस्कस बनता है और किसके अंदर मल्टीपल एस्कस बनता है। तो ध्यान रखो सिर्फ दो, दैट इज स्फेरोथिका और पोडोस्फेरा। ठीक है, स्फेरोथिका और पोडोस्फेरा, देखो दोनों को याद करने का क्या तरीका है, स्फेरा स्फेरा वर्ड आ रहा है दोनों के अंदर, है ना। स्फेरा स्फेरा, एस से स्फेरा हो गया और एस से सिंगल हो गया, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि स्फेरोथिका और पोडोस्फेरा ही ऐसे क्लिस्टोथीशियम है जिसके अंदर एक एस्कस बनता है। ये पूरी कवरिंग है ना। इसके अंदर अगर सिर्फ एक एस्कस, ये देखो इस स्ट्रक्चर में आपको कितना दिख रहा है, ये दूसरा एस्कस, पीछे तीसरा एस्कस, तो दिस इज व्हाट, दिस इज मल्टीपल एस्कस। लेकिन स्फेरोथिका और पोडोस्फेरा में क्या होता है, सिर्फ सिंगल एस्कस देखने को मिलेगा, जबकि एरिसिफी, माइक्रोस्फेरा, यूनिक्विला, लेवियोला और फाइलेंशिया में आपको क्या दिखेंगे, मल्टीपल एस्कस देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट तो भूलना नहीं है। अब हम देखते हैं ये अपेंडेजेस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के अपेंडेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट इज माइसिलिनॉइड अपेंडेज। माइसिलिनॉइड में क्या है, सिंपल, ये डायग्राम मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये देखो ये रहा माइसिलिनॉइड अपेंडेज, जिसके अंदर जो अपेंडेजेस है उसकी सिंपल इनडेफिनिट, मतलब उनके ऐसे लॉन्ग लेंथ ऑफ ग्रोथ है और सिंपल उनकी लॉन्ग ऐसे ग्रोथ हो रही है, कोई भी कर्व नहीं है, कोई भी पॉइंटेड नहीं है यहाँ पर। तो ये दोनों कैसे है, माइसिलिनॉइड अपेंडेजेस। अब हमें क्या ध्यान रखना है, इनके एग्जाम्पल, ये अच्छे से मैं वापस बता रही हूँ, एग्जाम में पैथोलॉजी में आपको पता है समझना अलग चीज है, बट याद तो हमें करना ही पड़ेगा। सो इसकी हम ट्रिक बनाते हैं। माइसिलिनॉइड के अंदर क्या हो गया, एम ई एस और एल, मीसल। ठीक है, ये इससे हम याद कर लेते हैं, मीसल। तो कौन कौन सा हो गया, एरिसिफी, स्फेरोथिका और लेवियोला। ये जो 4 तरह के हैं, इनके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, इनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है माइसिलिनॉइड टाइप ऑफ अपेंडेज। ठीक है, अब इसमें क्या, स्फेरोथिका जो है अभी मैंने बताया वो क्या है, सिंगल एस्कस, है ना। अब आपको वो कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आपको हमने क्योंकि वो अलग से याद कर लिया हमने कि स्फेरोथिका और कौन सा था, स्फेरोथिका और पोडोस्फेरा, इन दोनों के अंदर सिंगल एस्कस है, तो हमें वो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो एग्जाम में वो ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ दीज फंगस हैव मिसिलिनॉइड अपेंडेजेस अलोंग विद सिंगल एस्कस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फिर आपको ध्यान रखना है, और ऑप्शन में उसने एरिसिफी भी दे दिया और स्फेरोथिका भी दे दिया, तो अब हमें ये तो पता है कि एरिसिफी और स्फेरोथिका दोनों में माइसिलिनॉइड अपेंडेजेस है, लेकिन स्फेरोथिका में सिंगल एस्कस बनता है और एरिसिफी में मल्टीपल एस्कस। ठीक है, सो ये पहला अपेंडेजेस जो है सिंपल, जो कि ग्रोथ के हैं, इनडेफिनेट जो है ग्रोथ उनकी होती रहती है, दैट इज मिसल, जिसके अंदर क्या हो गया, एरिसिफी, स्फेरोथिका और लेवियोला। ओके, नेक्स्ट जो हमारा अपेंडेजेस आता है उसमें क्या होती है, एक बल्ब लाइक शेप और पॉइंटेड टिप बन जाता है। ये यहाँ पे ये देखो, इसके जो टिप है वो कैसे तीखे हो रखे हैं ना, वेरी शार्प, एंड यहाँ पे क्या है, बल्ब शेप का स्ट्रक्चर बन रखा है। तो इस तरह के जो अपेंडेजेस है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, फाइलेंशिया में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर अपेंडेजेस आर रिजिड विद कर्व टिप्स, ये देखो यहाँ पे देखो घूम गया ना, यहाँ पे ये कर्व हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिक्विला। अब इसको याद करने का क्या है, यूनिक्विला में ये सी आ रहा है, तो ऐसे समझ लो सी यू, तो उससे आपको ध्यान रहेगा कि कर्व वाले जो अपेंडेजेस है वो किसके अंदर है, यूनिक्विला में। ठीक है, एंड लास्ट वन इज
डाइकोमोटिलिस ब्रांच्ड, ये यहाँ पर ये जो अलग से आपको दिख रहा है, इसमें ग्रोथ पे साइड में ऐसे अलग तरह से ही ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एमपी, ठीक है, ऐसे याद रखो एमपी। तो इसमें क्या है, माइक्रोस्फेरा और पोडोस्फेरा, ये दोनों जो है, इसमें से पोडोस्फेरा में हमें पता है कि सिंगल एस्कस है, जबकि माइक्रोस्फेरा में क्या है, मल्टीपल एस्कस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ दीज फंगस हैव appendages with dichomatous branch tips along with many asci, तो क्या आंसर हो जाएगा, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि डाइकोमटिलिस ब्रांच टिप्स कौन कौन से होते हैं, राइट। तो उसमें आपको याद आएगा एग्जाम्पल माइक्रोस्फेरा और पोडोस्फेरा। फिर उसके अंदर हमने आपको बताया था कि दो ही हैं, एक स्फेरोथिका और एक पोडोस्फेरा, जिसके अंदर सिंगल एस्कस है, बाकी सब में मल्टीपल एस्कस है। तो वो फिर एम से एम भी ध्यान रख सकते हो कि माइक्रोस्फेरा के अंदर मल्टीपल एस्कस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लास के बाद इसको लिख लेना, ओके, कि इसके अंदर क्या है क्या है, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा, ये आपको जस्ट बहुत बार रिवाइज करोगे तब आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। सो ये मैंने यही बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू है, उसके अंदर ये सारे क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू कॉजिंग है। जैसे एरिसिफी है, तो एरिसिफी मोस्टली हम सीरियल्स के अंदर देखते हैं जो कि पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। फिर पॉडोस्फेरा जो हम देखते हैं वो किसके अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर देखने को मिलता है। प्लस एग्जाम में जैसे पूछा हुआ था कि विच कॉजेज, देखो पाउडरी मिल्ड्यू हमें पता है, आइडियली हम कौन से देखते हैं, एरिसिफी वाला सबको पता है ना, वेरी कॉमन। बट एग्जाम में अगर कॉजल ऑर्गेनिज्म आते हैं तो आजकल कैसे आने लग गए, वेरी डिफरेंट कॉजल ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम में पूछा हुआ था विच कॉजेज रोज पाउडरी मिल्ड्यू, तो रोज का पाउडरी मिल्ड्यू इज कॉज्ड बाय पॉडोस्फेरा पेनोसा, है ना। तो ये ध्यान रखो, और कि रोज का एरिसिफी से नहीं हो रहा है, पॉडोस्फेरा से हो रहा है। उसी तरह से ये पाउडर मिल्ड्यू ऑफ अनियन भी बहुत बार जेआरएफ में नहीं, लेकिन जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है उसमें कई बार पूछा हुआ है कि अनियन का पाउडरी मिल्ड्यू किससे होता है, तो वो होता है लेवियोला से, ओके। मैम, हाँ जी, मैम जो रेड वाला लिखा है ना वो क्लियर विजिबल नहीं, उसको हाईलाइट कर दीजिए ना। हाँ, ये फर्स्ट है, दैट इज फर्स्ट इज एरिस्फेरा, एरिस्फेरा जो मेन जीनस है दैट इज एरिस्फेरा। उसके बाद आता है ये पोडोस्फेरा, एंड लास्ट वन इज दिस लेवियोला। ये आपको स्लाइड मिल जाएगी बाद में, आप उसमें देख लेना। सो नेक्स्ट वन इज पेरिथीशियम। सो पहली हमने क्या कवर कर ली, क्लिस्टोथीशियम, है ना। क्लिस्टोथीशियम के अंदर हमने देख लिया कि क्या था, सी सी क्लोज्ड, पूरा जो है क्लोज्ड कवरिंग है, ठीक है। अब जो आता है पेरिथीशियम, पेरिथीशियम में फ्लास्क शेप्ड एस्कोस्पार होता है। फ्लास्क शेप देखो किस किस के अंदर हमने देख लिए, एक असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी में पिक्नीडियम के अंदर हमने फ्लास्क शेप देखा, है ना। फिर हमने किसके अंदर देखा, पिक्नियम, जो कि रस्ट के अंदर बन रहा था, उसके अंदर भी फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी बनी। उसके अलावा जो थर्ड, जो पेरिथीशियम है, जो कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है इन एस्कोमाइसिटीज, उसके अंदर भी फ्लास्क शेप बॉडी बनती है। सेम यही फ्लास्क शेप है, तो क्या होगा, इसकी जो ओपनिंग होगी उसको हम क्या कह देंगे, ऑस्टियोल, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो टर्म है दैट इज पैराफाइसिस, ये जो ये पेरिथीशियम का स्ट्रक्चर है, ओके। अब इसके अंदर ये इसकी वॉल हो गई, और यहाँ पर ये जो है वो स्पोर्स हैं, जो कि एस्काई के अंदर डिफरेंट स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट है। अब यही मैंने एक टर्म बताया था, पैराफाइसिस। पैराफाइसिस क्या होते हैं, जो कि स्टेराइल स्ट्रक्चर है। देखो दिखते कैसे हैं, एस्काई की तरह ही, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम में ये पैराफाइसिस टर्म एक बार पूछी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो सिंपल ये क्या हो गया, और ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्लेविसेप्स में। सो पाउडरी मिल्ड, एग्जाम में देखो ध्यान रखना, पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, क्लेस्टोथीशियम। और क्लेविसेप्स जो कि अर्गोट कॉज करता है, वो कौन सी फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, वो बनाता है पेरिथीशियम, जो कि फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी है। नेक्स्ट वन इज एपोथीशियम।
एपो मतलब क्या होता है? विदाउट, और थीशियम मतलब थिका। कोई भी अगर कवरिंग नहीं है, वो ओपन है, ओपन फ्रूटिंग बॉडी है, तो उसको हम कह देंगे एस्पोथीशियम। ठीक है, ओपन, इसका स्ट्रक्चर ये देखो यहाँ पर, ये ऐसे देखो, पेरीथीशियम कैसी थी? पूरी फ्लास्क शेप कवर थी, राइट। और यहाँ पे ये जो इसकी ओपनिंग थी, अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी तो बन जाएगा क्लिस्टोथीशियम। अगर मैं इसको कवर करके एक ओपनिंग निकाल दूं तो बन जाएगा पेरीथीशियम। और अगर मैं इसका अपर वाला पार्ट पूरा हटा के इसको ओपन ही कर दूं तो हो जाएगा एपोथीशियम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्रॉड ओपनिंग जो कि ओपन और सॉसर शेप में दिखती है। अब इसमें क्या है, 3-4 टर्म्स हम देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये एपोथीशियम। इस तरह से देखो, खुली ओपन आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिल रही है, जिसके अंदर से आपको एस्कस ऑलरेडी विजिबल है ना, देखने को हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर जो बीच में है दैट इज एस्काई, जिसके अंदर एस्कोस्पोर प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गए एस्काई। उसके बाद पैराफाइसिस मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो कि क्या है? स्टेराइल स्ट्रक्चर। अब एस्कोकार्प में क्या होती है? लेयर प्रेजेंट होती है, वो लेयर जिसके अंदर एस्कोकार्प में एस्काई और पैराफाइसिस प्रेजेंट है, ये वाली जो पूरी लेयर है, इस पूरी लेयर को हम कह देते हैं हिम्नियम। ओके, हिम्नियम, जिसके अंदर एस्काई और पैराफाइसिस प्रेजेंट है। उसके नीचे जो लेयर है, जो कि जस्ट इसके, ये हिम्नियम के जस्ट नीचे है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? हाइपोथीशियम। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो कि इसके हाइपोथीशियम है, इस हाइपोथीशियम और इन दोनों को जो कनेक्ट करती है एक फ्लैशी लेयर, उसको हम कह देते हैं एस्क्यूपुलम। ओके, सो ये 3 तरह के इसके पार्ट्स बन गए। मैं इस ऐसे देखो, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर यहाँ पे तो पूरा एस्कस और बीच बीच के अंदर पैराफाइसिस। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी लेयर है दिस इज हिम्नियम। जो मेन लेयर है, द लेयर ऑफ एस्काई, दैट इज द सरफेस ऑफ होलो पार्ट ऑफ डिस्क मेड ऑफ पैराफाइसिस और क्या? एस्काई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी जो नीचे वाली लेयर है, वो नीचे वाली जस्ट लेयर जस्ट बिलो द हिम्नियम इज द हाइपोथीशियम। और हाइपोथीशियम और हिम्नियम को जो फ्लैशी लेयर बीच में कनेक्ट करती है, यहाँ पर ये देखो, ये वाली जो है, ये वाली बीच में जो ऐसे कनेक्ट करती है, दैट इज एसिक्यूपुलम। सो ये 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया। अब एपोथीशियम किस में देखा जाता है? स्क्लेरोशीनिया में, जो एग्जाम। सो ध्यान रखना, पाउडरी मिल्ड्यू, देन अर्गोट वाला क्लेविसेप्स हो गया, और एपोथीशियम किस में देखने को मिलता है? स्क्लेरोशिया के अंदर। जो लास्ट फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज स्यूडोथीशियम। जो टर्म इन स्यूडो दे रखा है, इसका मतलब क्या है? कि वो नेचुरल, देखो है तो ये बिल्कुल देखने में कैसी? पेरीथीशियम जैसी। ये यहाँ पे दिस इज पेरीथीशियम जिसमें ऑस्टियोल कवरिंग है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी ऑस्टियोल और कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि स्यूडोथीशियम के अंदर आपको कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो पेरीथीशियम है इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर क्या है? पहले स्ट्रक्चर बन रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखो ये यहाँ से ऐसे निकल रहा है, पूरी एक वॉल बनती है, जिसको मैंने क्या बोला था? पेरिडियम वॉल। जो कि पहले पूरी वॉल बनेगी, फिर उसके अंदर आपको एस्कस देखने को मिलेंगे। लेकिन स्यूडोथीशियम में पेरिडियम एब्सेंट होती है, उसके अंदर कोई भी वॉल नहीं बन रही। और यहाँ पे क्या है? सीधे ये देखो, पूरा बिना कोई वॉल के अंदर ऐसे कैविटी सी बन गई, इस कैविटी के अंदर फिर एस्कस बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिथीशियम एंड स्यूडोथीशियम। In pseudothecium there is a formation of cavity in the stroma, right, and there is no formation of any peridium, any cell wall। जबकि पेरीथीशियम के अंदर कोई कैविटी नहीं है, प्रॉपर सेल वॉल बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, उसकी प्रॉपर कवरिंग बाउंड्री सेल वॉल बन रही है, उसके बाद उसके अंदर एस्काई बनने शुरू होंगे। So this is the difference। और pseudothecium is seen in what? pseudothecium का very important example है वेंचूरिया, जो कि एग्जाम में आता है। ओके,
So, and other examples is Cocculobulus, Pyrenophora, Pleospora, right, Leptosphaeria, ये और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर स्यूडोथीशियम देखने को मिलता है. बट ये जो एप्पल स्कैब जिससे होता है वेंचूरिया, उसका जो है वो भी स्यूडोथीशियम देखने को मिलता है. ओके, सो दिस इज व्हाट, ये हमने डिस्कस की डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज, है ना, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज. इसके अंदर हमने 4 तरह की फ्रूटिंग बॉडीज देख ली हैं, क्लिस्टोथीशियम, टेरिथीशियम, एपोथीशियम और स्यूडोथीशियम. चारों के अंदर मैंने आपको बताया कि क्लिस्टोथीशियम जो कि पाउडर मिल्ड्यू में देखने को मिलता है, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा बेस्ड ऑन उसके अपेंडेजेस, किस टाइप का अपेंडेजेस कौन से जीनस में प्रेजेंट है, प्लस क्या चीज देखना कि ये जो है वो कौन से तरह के सिंगल एस्कस बना रहा है या फिर मल्टीपल एस्कस बना रहा है. उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा पेरिथीशियम जो कि क्लेविसेप्स था, आर्गोट में देखने को मिलता है. फिर हमने एपोथीशियम देखा अगर वो कंप्लीटली ओपन है, और उसके अंदर हमने क्या देखा, हमारा जो एग्जाम्पल है स्क्लेरोशीनिया जो फॉर्म करता है. एंड लास्ट जो है वो स्यूडोथीशियम, अगर एक फॉल्स कवरिंग बन रही है, कैविटी है, रियल में तो उसमें कैविटी है, बट उस कैविटी के अंदर ही अगर एस्कस बनने शुरू हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्यूडोथीशियम. और ये जो है किस में देखने को मिलता है, वेंचूरिया में. ओके, सो हम 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुझे बताना नहीं भी आए क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, बट स्टिल. सो सिनोसिटिक माइसीलियम इज फाउंड इन ओमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज. अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, सारे लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं अटेंड किए होंगे, बट स्टिल ट्राई करो. बेसिडियो. नहीं, जो सिनोसिटिक माइसीलियम है उसमें, सिनोसिटिक माइसीलियम को हम क्या कहते हैं, उसके अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता. एस्को और बेसिडियो के अंदर सेप्टेट आगे होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये क्या है, एडवांस्ड फंगस है. ओमाइसिटीज जो है उसके अंदर सिनोसिटिक माइसीलियम होती है क्योंकि ये क्या है, लोअर फंजाई है, इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर सेप्टा नहीं होता और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, तो इसलिए इसको हम सिनोसिटिक माइसीलियम कहते हैं. ओके, next one is, which one is the polymorphic fungus? Puccinia, albugo, alternaria और एरिसिफी. नहीं पता मैम. कोई बात नहीं, तो ये इसका आंसर क्या है, पक्सीनिया. क्यों, क्योंकि पक्सीनिया में मैंने आपको बताया था रस्ट फंगस है, और रस्ट के अंदर हमने क्या देखे थे, डिफरेंट स्पोर्स देखे थे, 5 तरह के स्पोर्स अलग अलग बने थे, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक फंगस. उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो किसके हाँ जी, मैम पॉलीमॉर्फिक मींस पॉलीमॉर्फिक, देखो पॉली अलग मतलब अलग स्पोर्ट. हाँ, अलग अलग फॉर्म्स में. पॉली मतलब मल्टीपल, फॉर्मिक मतलब अलग अलग उसके फॉर्म प्रेजेंट है. तो एक ही रस्ट के अंदर हमें अलग अलग फॉर्म ऑफ स्पोर्स देखने को मिल रहे थे, बेसिडियोस्पोर, टीलियोस्पोर, स्पर्मेशियोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, एशियोस्पोर, है ना. ये 5 तरह के अलग अलग स्पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हम रस्ट को पॉलीमॉर्फिक फंगस बोलते हैं. फिर आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन. अभी आपको नहीं पता कोई बात नहीं, पर ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े क्वेश्चंस में क्लास में ले रही हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता रहे, और जो क्वेश्चन क्लास में होते हैं वो क्या होता है, आपको याद रहते हैं. सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज, इसका सही आंसर है एलोमाइसिस, है ना. एलोमाइसिस जो है उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, मैंने आपको लेक्चर लास्ट फ्यू लेक्चर में बताया था, एक डिप्लोबायोटिक और हेप्लोबायोटिक स्ट्रक्चर होता है. ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर अल्टरनेशन मतलब एक ही लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों का अगर इक्वल फेज है, इक्वल मतलब एक लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड भी आपको उतना ही देखने को मिल रहा है और हैप्लॉयड भी अगर आपको उतना ही देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कह देते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. जैसे प्लांट्स के अंदर आप देखोगे तो प्लांट्स में हम क्या देखते हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप में मिड में आ गया, तो मिड में आने से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों ही लगभग डोमिनेंट होते हैं. तो इसलिए ऐसा फंगस किस फंगस में देखा जाता है, एलोमाइसिस में. अब ये बताओ, क्लैम कनेक्शन इज फाउंड इन,
क्लैम्प कनेक्शन किस में देखते हैं? मैम बी। बी नहीं, देखो बेसिडियोमाइसिटीज में था क्लैम्प कनेक्शन, राइट? तो यस मैम। बेसिडियो के अंदर क्या है? यूस्टिलिगो, जो स्मट कॉजिंग है। ओके, फिर है विच फंगस डज नॉट प्रोड्यूस जूस्पोर। तो देखो जो जूस्पोर है वो क्या है? लोअर फंजाई जो है वो प्रोड्यूस करती थी। तो ये जो पीथियम हो गया, एल्बियोगो हो गया और फाइटोप्थेरा हो गया, ये सारे क्या है? डाउनी मिल्ड्यू जो कॉज करते हैं और लोअर फंगस में आते हैं। इसमें से कौन सा बच गया? कोलैटोट्राइकम। तो ये क्या है? ये थोड़ा अपर फंगस में आ गया, इसीलिए ये जूस्पोर कॉज नहीं करता। फिर नॉन मैम ये सेप अपर फंगस और लोअर फंगस के ये एग्जांपल्स क्या होते हैं? वैसे मतलब देखो जो ये हम नेक्स्ट, कैसे हाँ बताएंगे? देखो ये अभी मैं नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लासिफिकेशन पर ही करेंगे। लेकिन लोअर फंगस और अपर फंगस मतलब जो हम फाइकोमाइसिटीज देखते हैं ना, फाइकोमाइसिटीज मतलब जिसके अंदर ऊमाइसिटीज है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ऊ स्पोर बन रहा है सेक्सुअल स्पोर, या फिर जू स्पोर बन रहा है असेक्सुअल स्पोर जिसमें फ्लैजिला बन रहे हैं, या फिर जाइगोमाइसिटीज जिसके अंदर जाइगोस्पोर बन रहा था, एग्जाम्पल राइजोपस हो गया, मोक्योर हो गया। और ओमाइसिटीज में कौन सा? जैसे डाउनी मिल्ड्यू। ये जो दो क्लासेस हैं इनको हम लोअर फंजाई में मानते हैं। इसके अंदर जो आपको दिखेगा थोड़े करेक्टर्स अलग देखने को मिलेंगे। कैसे? जैसे फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, फिर आपको सिनोसिटिक माइसिलियम देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा? सेल के अंदर जो फंजाई की सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो इसके थोड़े करेक्टर्स अलग हैं। अपर फंजाई में हम कौन सा ले लेते हैं? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ये जो दो हैं ये दोनों आते हैं अपर फंजाई में, जिसके अंदर आपको क्या दिखेगा? सेल वॉल जो है वो काइटिन की दिखेगी। फिर जो सेप्टेट आपको जो सेल्स जो हैं वो क्या होंगे? सेप्टेट होंगे। उनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होगी, उनको हम अपर फंजाई में बोल देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर जो मैं स्टार्ट करूंगी वो क्लासिफिकेशन से ही स्टार्ट करूंगी, तो उसमें आपको ये और क्लियर होता रहेगा। ओके, सो ये है नॉन सेप्टेट कोनिडिया। ये मैंने लास्ट लेक्चर में कोनिडिया के टाइप्स बताए थे, किसी को याद है नॉन सेप्टेट वाला कौन सा था? डिडाइमोस्पोर, हेलिकोस्पोर, फ्रेगमोस्पोर या आर्मिरोस्पोर? डिडाइमोस्पोर। नहीं, इट वॉज आर्मिलोस्पोर। ये देखना आप, है ना, ये क्लास में ऑलरेडी हो चुका है, तो ये आप पढ़ो। जो आपको स्लाइड अब तो शेयर भी हो गई होगी, तो स्लाइड को देखना। फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज में जिसमें एसरव्यूलाई बनता है, तो इसका कौन सा था? मेलेनकोनियल्स। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही, जब मैं आपको एसरव्यूलाई फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बता रही थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये क्या है? मेलेनकोनियल्स। फिर है फंजाई जो है वो, ये फंजाई किस फॉर्म में फूड को स्टोर करती है? वेरी इजी क्वेश्चन। फंजाई जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। ओके, ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। फिर क्लेमाइडोस्पोर आर फाउंड इन विच फंजाई? इसका आंसर है फ्यूजेरियम, क्योंकि फ्यूजेरियम के अंदर क्या है? फ्यूजेरियम के अंदर मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर, ये तीनों देखने को मिलते हैं। क्लेमाइडोस्पोर क्या है? थिक वॉल स्ट्रक्चर है जो कि रेजिस्टेंस, हार्ड कंडीशन के अंदर वो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करवाता है। तो जो फ्यूजेरियम है उसमें सर्वाइवल किसके थ्रू आता है? क्लेमाइडोस्पोर के कारण। फिर ये है म्यूरिफॉर्म और डिक्टियोस्पोर। ये मैंने आपको बताया था अलग से कि डिक्टियोस्पोर जो है क्यों ये प्रेजेंट होता है अल्टरनेरिया के अंदर, जिसके अंदर उसके आप अगर स्पोर्स देखोगे अल्टरनेरिया के तो वो कैसे होते हैं? ऐसे आपको दिखेगा, और उसके अंदर ट्रांसवर्स सेप्टा और लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा ऐसे दोनों देखने को मिलेंगे। उस स्पोर के टाइप के नाम को हम क्या कह देते हैं? डिक्टियोस्पोर। ओके, एंड लास्ट वन इज एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर आर फॉर्म्ड बाय। तो इसका ये आंसर बताओ मुझे। ये तो अभी हमने पढ़ा है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, मियोसिस और माइटोसिस। मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो क्या है?
प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन नहीं, ये जो नो है म्यूस इसका आंसर होगा नो म्यूसिस। अच्छा हाँ, ये जो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, ये सारे तो बिल्कुल अलग है। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन तो हमें जो ओमाइसीटीज था उसके अंदर देखने को मिलता था, जो कि फ्लैजिलेटेड है। फिर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है वो भी हमने किसके अंदर देखा था, लोअर फंजाई के अंदर ही। बट जो ये एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मियोसिस। क्योंकि मेन देखो, oospore जो हमने देखे या जाइगोस्पोर देखा, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि स्पोर्स बनने के लिए डिवीजन होना जरूरी है और मल्टीपल स्पोर तभी बनेंगे। लेकिन एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर है, वो कैसे बने, जब मियोसिस हुआ तो उसी से वो मल्टीपल स्पोर बने। माइटोसिस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि माइटोसिस सिर्फ एस्कोस्पोर के लिए जरूरी है, बेसिडियोस्पोर के लिए वो जरूरी नहीं है। फिर चेन ऑफ स्पोरेंजिया आर कनेक्टेड थ्रू स्टेराइल सेल, इसका आंसर है इस्थमस। और लास्ट इज लार्जेस्ट साइज ऑफ कोनिडिया इज फाउंड इन पाउडर मिल्ड्यू। जो पाउडर मिल्ड्यू के जो कोनिडिया होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, प्लस उसके अंदर क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है वो 75% तक वाटर कंटेंट उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो पाउडर मिल्ड्यू के जो कोनिडिया है उनको जब जर्मिनेशन के लिए बाहर से पानी की जरूरत नहीं होती, वो ड्राई कंडीशन में भी जर्मिनेट हो सकते हैं। तो इनका जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है एज कंपेयर टू अदर कोनिडिया। ओके, so in next or tomorrow's lecture we'll start with classification. Okay, classification एक बार आप देखोगे तो आपको मतलब और क्लैरिटी होगी। अभी जैसे हमने देखा कि अलग अलग कौन से क्लास के अंदर किस तरह का स्पोर बन रहा है, किस तरह की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, सेल वॉल है, तो वो सब का एक कंक्लूसिव जो हो जाएगा वो इस हमने क्लासिफिकेशन में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। ओके।